हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिवीजन कर रहे हैं एंड इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड और वी रिवाइज्ड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हिच नेम इज इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द सेकंड चैप्टर व्हिच नेम इज इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। देखिए 15 अगस्त 1947 को जब इंडियन इकोनॉमी को फ्रीडम मिल गई फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, तो उसके बाद का जो समय था वो इंडिया का कैसा बीता। वी हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। सबसे पहले शुरुआत होती है एक शब्द से विच इज इकोनॉमी। व्हाट वी मीन बाय इकोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली अ सिस्टम इन विच वी द पीपल लिव, अर्न एंड सर्वाइव। वो सिस्टम जिसमें हम देश के सारे निवासी रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बेसिकली लिव, अर्न एंड सर्वाइव, उस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इकोनॉमी। अब जब देश आजाद हो गया तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी टीम के सामने एक समस्या थी कि इंडियन इकोनॉमी को चलाया कैसे जाए। बेसिकली जनरली यू नो वेरी वेल कि तीन तरह की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड governed by the private sector. The government have no interfere, no intervention. That is called capitalistic economy. So what is called the socialistic? The just opposite of the capitalistic economy. एक ऐसा देश, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर रिसोर्सेज कंट्रोल्ड हो और गवर्न हो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, and resources are equally distributed among all the people. लेकिन भारत सरकार के सामने प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस देना था और भारत की जो 35 करोड़ लोग थे जिसमें ज्यादातर लोग पुअर थे, उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने की भी समस्या थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स इकोनॉमी और भारत बना एक मिक्स इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों के कंबाइंड फीचर्स थे, ठीक है। फिर सरकार के सामने समस्या आई जो किसी भी सेंट्रल इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स होती है। आप जानते हैं व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की तीन मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने भी द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब व्हाट शुड बी द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। हम कैपिटल गुड्स पे ज्यादा फोकस करें या कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा फोकस करें, इंटरमीडिएट गुड्स ज्यादा बनाए जाए या फाइनल गुड्स पे ज्यादा फोकस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये पहली प्रॉब्लम थी। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। जनरली यू नो वेरी वेल that there are two main techniques of producing a product, which is the labor intensive technique and the capital intensive technique। दोनों ही इंपॉर्टेंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्योंकि भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना था। एम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आएगा और मॉडर्नाइजेशन के लिए, एडवांसमेंट और टेक्निक्स के लिए हमें कैपिटलिस्टिक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को भी लेकर चलना था। फॉर होम मतलब अल्टीमेटली विच कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी के लिए हम ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करें, रिचर सेक्टर के लिए, पुअर सेक्टर के लिए या मिडिल क्लास के लिए। तो सबका केयर करना था, सबके लिए बनाना था। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस भी प्रॉब्लम सरकार के सामने थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे किया जाए, हाउ वी कैन रिजॉल्व दीज ऑल थिंग्स एंड द प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग की।
इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, तो लिख लेना, टू मेकिंग द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस by thinking about the human and physical resources of an economy, to make major economic decisions via human and physical resources जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं या किसी भी इकोनॉमी के पास होते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया अलग से, जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। 1950 में 1950 में ये प्लानिंग कमीशन बना और इसने इंडिया के लिए 5-5 साल के 5 इयर्स के प्लान बनाना शुरू किया और इंडिया को फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना 1951 में। बट यू नो कि 1 जनवरी 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और उस रेजोल्यूशन के द्वारा प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, लेकिन जब तक प्लानिंग कमीशन था उसने 5-5 साल के इंडिया के लिए प्लान बनाए और इंडिया में टोटल 12 यानी कि 12 लिख लेना 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। दिस इज कॉल्ड द बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं, इसके बाद इसको रब कर दूं बोर्ड को पहले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द गोल्स फॉर 5 ईयर प्लान्स। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया तो उसके द्वारा हमारे भारत के सामने कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे या गोल्स थे जिनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए। देयर आर बेसिकली 4 गोल्स। द ग्रोथ मीन्स to increase in the production capacity of an economy. Ultimately भारत सरकार चाहती थी कि इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हो, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम ईयर बाय ईयर, डे बाय डे अपनी इकोनॉमी के जीडीपी को बढ़ाएं, जिससे देश का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, लोगों की नीड्स फुलफिल हो, उनकी डिमांड्स पूरी हो, एज वेल एज देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। साथ में मॉडर्नाइजेशन मीन्स टू अडॉप्ट द एडवांस एंड न्यू टेक्निक्स, जिससे हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मैच कर सके और हम अपने देश में भी एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग कर सके। इट डज नॉट मीन कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का प्रयोग ना करें, बोथ शुड बी ग्रोन साइड बाय साइड और इक्वली। देन equity. Bharat should be a country where there will be no place for any discrimination on the basis of caste, creed, gender and religion. Every person should be treated equal in the eyes of the government. और भारत का संविधान हमें ये मौका देता है कि we all the people of India should be treated equally. तो समानता लाना भारत सरकार का एक और लक्ष्य था। एंड देन सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पर थी वो खत्म हो जाए। इसका मतलब हम जो ज्यादा हैवी इंपोर्ट करते थे जिससे मनी का आउटफ्लो ज्यादा होता था और इंडियन इकोनॉमी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, वो सब खत्म हो, इंडिया में ही ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो और हमारी कंट्री में फॉरेन से इंटरफेयर भी खत्म हो और फॉरेन से इंपोर्ट्स भी रिड्यूस हो जाएं, हम अपने देश के गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। तो दीज आर द 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि 1950 से लेकर 1990 तक इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए बेसिकली
हम इस चैप्टर में 3 चीजें समझेंगे। अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। इन तीनों की अवस्था, कंडीशन इन 40 सालों में कैसी थी, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। देखो, आप जानते हैं कि बिफोर द इंडिपेंडेंसी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स क्या थे। लाइक प्रोडक्टिविटी लो थी, हाई डिपेंडेंसी थी रेनफॉल पर, लैंड होल्डिंग्स स्मॉल थी, फ्रेगमेंटेड थी, इन्वेस्टमेंट्स की कमी थी, एडवांस मॉडर्न टेक्निक्स की भी कमी थी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स थी इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर में। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसीज अपनाई, उन पॉलिसीज को बेसिकली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स, अनदर वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स में we will study or discuss all those things which are related to the fixation of the land limit। एक व्यक्ति के पास जमीन की कितनी लिमिट होगी और ओनरशिप की जो बातें थी वो लैंड रिफॉर्म्स में रखी गई। इसको भी कैटेगराइज किया जाता है, ये जा सकता है 2 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट वन इज abolition of intermediaries and land सीलिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरमीडिएरीज को अबॉलिश किया। एज यू नो कि उस समय में जमींदारी सिस्टम था, तो आपको अपनी प्रोडक्शन पर, हार्वेस्टिंग पर लगान एज ए रेंट पे करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट चाहती थी हर व्यक्ति के पास अपनी जमीन हो। जो लैंडलेस लेबर हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, दे ऑल्सो शुड हैव द ओनरशिप ऑन द फील्ड्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरमीडिएरीज को अबॉलिश करने का प्रयास किया। देन व्हाट अबाउट द लैंड सीलिंग? लैंड सीलिंग रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ फिक्सिंग द मैक्सिमम लैंड एरिया ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। और उस लिमिट से ज्यादा अगर जमीन आपके पास थी तो गवर्नमेंट ने ले ली, और जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो लैंडलेस लेबर थी, उनको ये जमीन एलोकेट की गई, जिससे सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें प्रोवाइड हो सके एंड दे शुड बिकम द ऑनर ऑफ देयर ओन फील्ड। वो अपनी जमीनों के खुद मालिक बन जाएं। सरकार ने ऐसा प्रयास लैंड सीलिंग के द्वारा किया। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका डायरेक्टली फायदा हुआ था। लेकिन लैंड सीलिंग ओवरऑल इंडिया में एक साथ इक्वली सक्सेसफुल नहीं हुई थी। केरला और वेस्ट बंगाल आदि 2-4 राज्यों ने तो इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन बाकी एरियाज में या बाकी राज्यों में जो जमींदार थे, जो प्रॉस्पर किसान थे, वो इस सिस्टम को अप्लाई करने में, इंप्लीमेंट करने में ज्यादा हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उनके पास से उनकी जमीन जा रही थी। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो, 3rd 5-year प्लान में 1960s के दौर में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। अच्छा, हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? डॉक्टर नॉर्मन ई बरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बरलॉग को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1970 में। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, नोबेल पुरस्कार मिला था। और इंडिया में हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन दोनों के प्रयास से इंडिया में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग करके इंडिया में प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाया गया।
एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो पर हेक्टेयर एरिया में प्रोडक्टिविटी लो थी उसको इंक्रीज करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया और एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पर मैं रोक लेता हूँ थोड़ा सा और 2-3 बातें और देख लेता हूँ। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी ना हम बेसिकली 2 फेजेस में बांट सकते हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज बेसिकली मिड 90s में आया था, मिड 70s में सॉरी। तब बेसिकली वीट ग्रोइंग रीजन्स जहां पर गेहूं ज्यादा होता है, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में इसको अप्लाई किया गया था। और उसके बाद 70s के बाद मिड 80s के दौर में ये पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया, जो ना सिर्फ वीट बल्कि अदर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के कल्टीवेशन पे भी काम किया करते थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडिया को क्या फायदा हुआ? इंडिया का ट्रेड सरप्लस होने लगा, बफर स्टॉक्स बनने लगे, इंडिया की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग या क्रॉप्स प्रोडक्शन। जो लो इनकम लेवल ग्रुप्स के लोग थे उनकी इनकम बढ़ने लगी, उनके पास ज्यादा पैसा आने लगा। तो दिस इज ओनली द थिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब मैं इसे रब करता हूं और इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको समझाता हूं। नाउ लेट अस मूव टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया और सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस को जाना गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर को एडवांस करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के रोल को एनहांस किया गया। पब्लिक सेक्टर का रोल इंडिया में इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल टू द प्राइवेट सेक्टर, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नहीं थी, क्योंकि उसका कारण आप जानते हैं ब्रिटिशर्स हमें बहुत बुरी तरीके से मतलब हमारी वेल्थ को ड्रेन करके चले गए थे। दूसरा, पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस का दूसरा रीजन ये था लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स हमारे पास नहीं थे, गवर्नमेंट के पास या मार्केट के पास इतना भी ऑप्शंस नहीं थे कि प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी वो बड़ी कम थी। और तीसरा रीजन था गवर्नमेंट चाहती थी सोशल वेलफेयर करना, तो समाज का वेलफेयर करना था, सबको लेकर साथ चलना था, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस समय मोटिव प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना नहीं, लेकिन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को, सारे लोगों को एक साथ उनकी कंडीशन को अपलिफ्ट करना था। इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया 1956 में। भारत सरकार ने 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया। इसके अकॉर्डिंग सारी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया, सेक्शन ए, बी या सी। यहां पर मैं रोक दूंगा। सबसे पहले बनाया गया शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में बेसिकली 17 उन सेक्टर्स को रखा गया जो फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से ओन्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से ओन्ड हो, जैसे ऑयल, शिपक्राफ्ट, माइनिंग, इसके एनर्जी, हैवी इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री, माइनिंग, रेलवेज, शिपिंग, इन सबको शेड्यूल ए में 17 सेक्टर्स को रखा गया। बेसिकली उन 17 सेक्टर्स को रखा गया जो स्टेट ओन्ड थे या फुल्ली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थे, विच इंक्लूड एनर्जी, पावर, शिपिंग, माइनिंग, ऑयल, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। फिर आया शेड्यूल बी। इनमें बेसिकली 12 सेक्टर्स को अरेंज किया गया या 12 प्रकार के कामों को शेड्यूल बी में रखा गया, जैसे अल्युमिनियम, फर्टिलाइजर्स और माइनिंग इंडस्ट्रीज को हमने शेड्यूल बी में कंट्रोल किया।
जिसमें जो कि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की इंसेंटिव्स या इनिशिएटिव्स के द्वारा शुरू की गई थी। फिर आया शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में जो रेस्ट कंपनीज थी, बाकी की जो कंपनीज थी या ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इन दो सेक्टर्स में नहीं आते, उनको शामिल किया गया, जो टोटली और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते थे। तो ये सारी बातें हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसमें एक टॉपिक और रह गया जिसका नाम है SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस को हमेशा ही बहुत तवज्जो दी है या इंपॉर्टेंस दी है। कारण है कि स्मॉल स्केल बिजनेस बेसिकली वो होता है जहां पर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। आप लोकल लेवल के रिसोर्सेज को इजीली मोबिलाइज करके अपनी फैक्ट्री या अपने ऑफिस में लगवा सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करता है। और यू विल बी शॉक्ड टू लिसन कि हमारे देश के टोटल जीडीपी में स्मॉल स्केल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 35% है। तो इन सारे कारणों से 1955 से यानी सेकेंड जब पॉलिसी या 5 प्लान बना तब से लेकर अब तक स्मॉल स्केल को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ लेट अस टॉक टू द फॉरेन ट्रेड और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड के फील्ड में 1950 से लेकर 1990 तक क्या रिफॉर्म्स किए। 1950s में टोटल वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसमें इंडिया का परसेंटेज 1.78 था, यानी 2% से भी कम कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। खैर फर्स्ट प्लान बन गया, 5 प्लान बन गया, प्लानिंग कमीशन बन गया। उसके बाद भारत सरकार ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड को भी एडवांस करने का प्रयास किया। बेसिकली हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन के रह गए थे। तो सरकार का मेन काम था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो सामान हम फॉरेन कंट्रीज से मंगवाते हैं, बनवाते हैं, दैट प्रोडक्ट और सिमिलर टू दैट प्रोडक्ट should be produced in India, जिससे तो इंडियन करेंसी का आउटफ्लो नहीं होगा और इंडिया में बनेगा तो इंडिया के रिसोर्सेज यूज होंगे और द पीपल ऑफ इंडिया विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए सरकार ने 2 टेक्निक्स अपनाई। पहली टैरिफ बैरियर्स, इसका मतलब टैक्सेस इंपोज किए गए ऑन द परचेसिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सरकार ने लेवाई किए, बोझ डाला हैवी टैक्सेस का या टैरिफ्स का, जिसके द्वारा इंडियन पीपल अपनी डिपेंडेंसी को फॉरेन कंट्रीज पर ना रखे, बल्कि दे शुड यूज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन इंडिया। सेकंड वन इज कोटास। कोटा का मतलब द नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी बैरियर्स व्हिच आर अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द क्वांटिटी, कि हाउ मच द पर्टिकुलर गुड्स इन व्हाट क्वांटिटी यू कैन बाय फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये सारी बातें फॉरेन ट्रेड की हैं। अब इन तीनों को समझ लिया तो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। इसे पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जल्दी ही मैं 3rd चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दूंगा। याद रखिएगा, साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम। बाय, गॉड ब्लेस यू।